हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बेसिकली हम वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, देखिए, यूट्रोफिकेशन इज इन ग्रीक सेंस इज यूट्रोफिया मीनिंग नरिश वेल। ग्रीक वर्ड से बना है यूट्रोफिया, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नरिश वेल, है ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे आगे? इट इज द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स। वाटर बॉडी कोई भी है, उसके अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उससे बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन वो स्टार्ट होता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट हो रहा है, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। दिस प्रोसेस इंड्यूसेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी एंड ड्यू टू द बायोमास लोड may result in oxygen depletion of water body। अब देखिए, जब ये प्रोसेस यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है तो इसमें प्लांट्स की, एल्गी की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है वाटर बॉडी के अंदर, और उस कारण से क्या होता है? बायोमास लोड जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो वाटर के अंदर इंक्रीज होता है और आगे जाके उससे ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? डिप्लीट होने लगती है। तो वाटर बॉडी के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो आगे चल के उससे क्या होगा? ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगेगा, है ना। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो कम होने लगेगा। Bloom or great increase of phytoplankton in a water body as a response to increased levels of nutrients। अब देखिए, जब न्यूट्रिएंट वाटर के अंदर इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा? एल्गी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होंगे उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो एक कंडीशन हमारे सामने आएगी कि हमें बेसिकली क्या होगा? वाटर सरफेस के ऊपर एल्गी नजर आई, है ना। तो उसको बोला गया है ब्लूम। ठीक, जैसे इसमें देखिए ये जो फिगर है, इसमें बेसिकली ये क्या है? ये जो ग्रीन ग्रोथ हो रखी है एल्गी की, ये ये एल्गल ब्लूम। ठीक है। Eutrophication is generally induced by the discharge of phosphate containing detergents, fertilizers और सीवेज into an aquatic system। बेसिकली इसका जो मेन कल्प्रिट है ना, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए वो क्या है? फॉस्फेट है। तो अब हम घर के अंदर क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, उसमें फॉस्फेट होते हैं, है ना। फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस होता है, जो हमारा सीवेज है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस होता है। तो ये जब सब मिलके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं तो वहां पे फॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिस कारण से यूट्रोफिकेशन क्या होने लगता है? स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट के बेसिस पे वाटर बॉडी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है ऑलिगोट्रॉफिक। ऑलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो पुअर है ना, कम क्वांटिटी में। मीजोट्रॉफिक क्या होते हैं? जिसमें मॉडरेट न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं। और यूट्रॉफिक क्या होता है? जिसमें हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है। तो हमारा ये टॉपिक का नाम भी है यूट्रोफिकेशन। इसका मतलब आगे चल के जो वाटर बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूट्रॉपिक लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो बेसिकली न्यूट्रिएंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। नाउ टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो बेसिकली दो तरह का यूट्रोफिकेशन होता है। पहला है इसमें हमारा नेचुरल कॉज, और उसको हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ लेक्स। एजिंग ऑफ लेक्स का मतलब है जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, है ना। लेक जैसे कोई है, बनी होगी आज से कई सालों, हजारों साल पहले बनी होगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाएगा उसमें धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। Natural process of aging of lakes during which
न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वाटर सिस्टम ग्रेजुअली इंक्रीजेस, वही मैंने कहा, न्यूट्रिशन जो है धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेंगे। एंड जो ऑलिगोट्रॉफिक लेक होगी, ऑलिगोट्रॉफिक लेक अभी बताया, जिसमें न्यूट्रिएंट जो है कम अमाउंट में है, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगी, यूट्रॉफिक लेक के अंदर। तो इस तरह का यूट्रोफिकेशन क्या कहलाएगा, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, है ना, नेचुरल लेवल पे अपने आप। Similarly, death of aquatic plants and animals also increases nitrate and phosphate content of water. अब ज्यादा ग्रोथ होगी तो ज्यादा डेथ भी होगी आगे चल के, तो एक्वाटिक प्लांट की डेथ हो रही है, एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो रही है, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसमें से नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेंट जो है निकल के वाटर में मिक्स हो रहे हैं, तो वो फर्दर एनरिचमेंट का काम कर। इट परमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, algal blooms and aquatic vegetation। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, इनसे क्या होगा, इनसे फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, एल्गल ब्लूम्स होंगे, एक्वेटिक वेजिटेशन में जैसे वाटर हाइसिंथ है, एक्वेटिक वीड्स हैं, वाटर फर्न है, वाटर लेटूस है, इस तरह के जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। और ये क्या करेंगे, जो भी वाटर के अंदर दूसरे जू प्लैंक्टन्स हैं, फिशेस हैं, उनके लिए एम्पल फूड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरा है मैनमेड कॉज, मैनमेड कारण है, वो क्या है, उसको बोला गया है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। दिस प्रोसेस इज जनरली स्पीडेड अप बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लेक और पॉन्ड में जब न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उससे जो यूट्रोफिकेशन होता है उसको बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। They are responsible for the addition of 80% of nitrogen and 75% of phosphorus to lakes and streams। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं उससे लगभग 80% नाइट्रोजन आ रहा है और 75% फॉस्फोरस आ रहा है ना, बाकी अदर सोर्सेज से आ रहे हैं लेक और स्ट्रीम के अंदर, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर, तो यहाँ से फास्फोरस जो है नियर बाय लेक या पॉन्ड में पहुंच रहा है। फिर डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिटर्जेंट्स, अर्बन ड्रेनेज, एनिमल वेस्ट, सेडिमेंट्स इनटू वाटर बॉडी लीड्स टू कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। नाउ प्रोसेस क्या है यूट्रोफिकेशन का, कैसे होता है, देखिए। इट इज प्राइमरली caused by the leaching of phosphate or nitrate containing fertilizer from agricultural land into lakes और rivers। देखिए हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस फर्टिलाइजर या एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब हमने अपनी क्रॉप के अंदर डाल दिया, अब वहां से कई बार क्या होता है, वो रन ऑफ वाटर के साथ, बहते हुए पानी के साथ लीचिंग होगी उनकी, लीचिंग मतलब वो एग्रीकल्चर सॉइल से अलग होंगे और कहाँ आएंगे, नियर बाय लेक और पॉन्ड में पहुंच जाएंगे। तो उस नियर बाय लेक और पॉन्ड में जब ये फॉस्फेट और नाइट्रेट आ जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ ग्रीन algae इन द लेक सरफेस इज द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। अब देखिए जब लेक या पॉन्ड में ज्यादा न्यूट्रिएंट आएंगे और वहां पे जो पहले से एक्वेटिक प्लांट हैं, वहां पे पहले से जो एल्गी प्रेजेंट है, उनको जब न्यूट्रिएंट मिलेंगे एक्सेस में, तो उनकी ग्रोथ अचानक से बढ़ जाएगी। एक कंडीशन आएगी कि सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर हमें ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स, लीव्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो एल्गी होती है ना। तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक या पॉन्ड में यूट्रोफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। Some algae and blue-green bacteria thrive on the excess ions, and population explosion covers almost entire surface layer is known as algal bloom। तो वही है कि जो मैंने बात बताई अभी आपको कि एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, पूरा लेक या पॉन्ड की सरफेस को कवर कर लेंगे। इस कंडीशन को क्या बोला गया है, इस कंडीशन को बोला गया है एल्गल ब्लूम। दिस ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल, ये ग्रोथ अनसस्टेनेबल होती है,
ये ग्रोथ जो होती है पॉन्ड या लेक के लिए जरूरी नहीं है ना। As algal bloom covers the surface layer, it restricts the penetration of sunlight and diffusion of gases from the atmosphere. बहुत सिंपल सा आगे इसका वो है, क्या है कि जब पूरी लेक की सरफेस या पॉन्ड की सरफेस ग्रीन एल्गी से या एल्गल ब्लूम से कवर हो जाएगी, तो सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सनलाइट बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगी। और साथ में एटमॉस्फेयर से जो डिफरेंट गैसेस है वो पानी के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी, पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगी, है ना। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल रेस्पिरेटरी एनिमल्स इन द वाटर एंड इज रिप्लेनिश्ड बाय डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए, जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, बॉटम तक नहीं पहुंचेगी, तो अंदर जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। और दूसरा, सरफेस क्योंकि कवर्ड है किससे, एल्गल ब्लूम से, तो एयर से ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होनी थी वो भी कम हो जाएगी। तो पानी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक, उससे क्या होगा, द ऑक्सीजन लेवल इज ऑलरेडी लो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फर्दर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड एल्गी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब देखिए, मैंने दो रीजन बता दिए कैसे ऑक्सीजन कमी हो रही है ना। अब क्या होगा, जब एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उसी रेशो में, उसी परसेंटेज में उसकी डेथ भी होगी। डेथ होने से क्या होगा, लेक और पॉन्ड के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट का या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, तो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, वो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। तो पानी के अंदर क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लेक के अंदर क्या होगा या पॉन्ड के अंदर क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है आगे, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई, वो खत्म होने लगेंगे। ठीक है, द anaerobic condition can promote growth of bacteria which produces toxins that lead to aquatic organism। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म होने से क्या होगा, लेक और पॉन्ड के अंदर एनएरोबिक कंडीशंस जनरेट होंगी। एनएरोबिक कंडीशन जनरेट होने से एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होंगे। ठीक है, ऑल दिस लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड डेथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिज्म। ये सारी कंडीशन मिलके क्या करेंगी, लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर सारी एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर देंगी। और वो लेक जो होगी वो क्या होगी, वो डेड लेक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो एक पर्टिकुलर पहले ऑलिगोट्रॉफिक लेक थी जिसमें न्यूट्रिएंट कम थे, वो आगे चल के यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट होगी। और उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन जब होता चला जाएगा तो वो लेक या पॉन्ड के अंदर से पूरी लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। अब इसको हमने एक फिगर के थ्रू यहाँ पे दिखाया है। पहला स्टेप देखिए इसमें, न्यूट्रिएंट लोड अप, है ना। excessive nutrient from fertilizers are flushed from the land into rivers or lakes by rainwater। रेन वाटर के थ्रू, रन ऑफ वाटर के थ्रू लेक या पॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो गया। ठीक, सेकंड है प्लांट फ्लरिश, मतलब जब न्यूट्रिएंट आ जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। These pollutants cause aquatic plant growth of algae, duckweed and other plants। तीसरी कंडीशन एल्गल ब्लूम की है। एल्गल ब्लूम यहाँ देखिए सरफेस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी ये ग्रोथ हो गई है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो पूरी लेयर, वाटर लेयर जो है वो एल्गी से कवर हो जाएगी, वाटर प्लांट से कवर हो जाएगी। और इस केस में ऑक्सीजन डिप्लीट होगी। एल्गल ब्लूम प्रिवेंटिंग सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स, द प्लांट्स डाई एंड ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड। फिर फोर्थ में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन से क्या होगा, ऑक्सीजन फर्दर रिड्यूस होगी, डिप्लीट होगी। डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स यूजिंग अप इवन मोर ऑक्सीजन इन द वाटर। और धीरे धीरे वाटर की ऑक्सीजन को, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और लास्ट स्टेज इसमें फिफ्थ स्टेज है,
डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, ये जो लेक या पॉन्ड है डेड हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल्स रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है। अब इसी पूरे प्रोसेस को हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है। देखिए पहला स्टेप क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एटसेट्रा। एग्रीकल्चर से रन ऑफ हो रहा है, अनट्रीटेड सीवेज है ना, इनमें न्यूट्रिएंट हैं, और ये न्यूट्रिएंट कहाँ आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर बॉडी में आ गए, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन एंड एनरिचमेंट, उसके बाद क्या होगा, जब एनरिचमेंट हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, है ना, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का या कैल्शियम का, तो उससे एल्गी की ओवर ग्रोथ होगी, उससे एल्गल ब्लूम होंगे, है ना। एल्गल ब्लूम का मतलब है यहाँ पे एल्गी कवरिंग द एक्वेटिक सरफेस लेयर, पूरी सरफेस को कवर कर लेगी, सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, है ना। तो वही लिखा है, रिस्ट्रिक्ट द सनलाइट पेनिट्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। उसके बाद जो अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, है ना, एक्वेटिक वाटर हाइसिंथ है, वाटर फर्न है, इस तरह के फिशेस वगैरह हैं, उन सब की डेथ होने लगेगी। फिर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर बॉडी के अंदर है उसका डिकम्पोजिशन होगा, और उससे फर्दर ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, है ना। एनॉक्सिया कंडीशन बन जाएगी लेक में। एनॉक्सिया कंडीशन का मतलब है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू लैक ऑफ डीओ। डीओ का मतलब है यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगेगी, और वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और यूट्रोफिकेशन के कारण हमारे इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी लेक्स जो हैं खत्म हो रही हैं, या खत्म होने के कगार पे हैं, या उनका जो एरिया है वो कम हो रहा है ना। कई सारी हमारी जो लेक्स हैं, जैसे हैदराबाद में हुसैन सागर लेक है, आपके उदयपुर में लेक है ना, आपका कश्मीर में डल झील है। तो इनके एरिया थोड़े कम हो रहे हैं, या इनमें यूट्रोफिकेशन की समस्या जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद राजीव, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।